मैंने बोला है फोन करके, मुझे जैसे ही दिखा ना रिजल्ट डाला, हाँ, लेकिन अब करेक्शन के बाद अगर किसी का नेगेटिव आ गया तो का नेगेटिव है, मेरा भी का। तो जिस किसी के ज्यादा आ रहे हैं, अगर किसी के मान लो, हाँ, तो चेक करना पड़ेगा फिर है। हाँ भाई, आज जो है जेई मेंस का पेपर हुआ फर्स्ट, अभी सेकंड चल रहा है। हाँ, तो अभी उसका लाइव सोल्यूशन भी चल रहा है माई क्लासरूम पे। कल कल मेरा है, कल मतलब कल के पेपर का सोल्यूशन मैं दूंगा। तो कल शाम का शिफ्ट है शायद मेरा, रात में आएगा सोल्यूशन। खैर, सवाल एकदम बेकार होते। एक सवाल दिखाऊं, अभी पढ़ा वाला टॉपिक से बोल रहा हूँ, अभी अभी जो पढ़ा है। सर कितने दिन चलता है? 6 दिन है इस बार, यानी 12 शिफ्ट होंगे अभी, तो 12 पेपर आएंगे। और अरे 6 दिन है, 6 days, हर दिन 2 शिफ्ट, तो 10 या 12 पेपर होंगे, और उसमें अकोमोडेट करते हैं सारे बच्चों को। सर सुबह वाला पेपर सिंपल था ना, मतलब फॉर्मूला बेस्ड? बहुत सारे सवाल फॉर्मूला बेस्ड थे, और ज्यादातर फॉर्मूला ही बेस्ड है। अब डिपेंड करता है आप कितना फॉर्मूला लगाना चाहते हैं। मैं एक सवाल दिखा रहा हूँ ना आपको, देखो। एक रेजिस्टेंस है 20 ओम, मीन्स का सवाल है, देखो। दूसरा है 20 ओम, तीसरे ब्रांच में बैटरी है 1.5 वोल्ट इंटरनल रेजिस्टेंस आर, चौथे ब्रांच में बैटरी है 1.5 वोल्ट इंटरनल रेजिस्टेंस आर, और लगा दिया है वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर का रीडिंग दिया है 1.2 वोल्ट। तो आर का वैल्यू पूछा है, आर मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस का वैल्यू बताओ। क्या करते हैं, सिखाया हुआ मैंने। कुछ और बोलो, कुछ और बोलो। हाँ, जितने पैरेलल ब्रांच हैं सबको चिपका के एक पैरेलल बना देते हैं। याद आया क्या? वोल्ट मीटर आइडियल है, यानी वो कुछ करंट नहीं खाएगा। तो पैरेलल में ईएमएफ निकालना आता है, तो अगर सारे पैरेलल जोड़ दे तो एक ब्रांच हो गया, तो उसका एक ईएमएफ आएगा।
लेकिन सारे पैरेलल जोड़ देते हैं तो जो एक ब्रांच बनता है वो कहीं करंट फेंकता, तो कहीं करंट नहीं फेंक पाता, तो जो ईएमएफ आता है वही वही वी हो जाता है, तो वी का वैल्यू उसी ईएमएफ के बराबर है, आर आ जाएगा। समझे क्या फॉर्मूला? ऊपर वाले ब्रांच में तो कोई बैटरी ही नहीं है, तो क्या करें? नहीं नहीं, ऊपर वाले ब्रांच में कोई बैटरी नहीं है, तो क्या पैरेलली करें? सॉल्व कर देंगे। नॉर्मल सर्किट क्या होता है? अरे कुछ और बोलो, कुछ और बोलो, कुछ और बोलो। बैटरी नहीं है तो कितने वोल्ट की बैटरी है? ये हाँ, फॉर्मूला बोलो, ईएमएफ का फॉर्मूला बोलो। E1 कितना है? नहीं यहाँ पे ना, ऊपर वाले ब्रांच में बोलो फिर। 0/20 प्लस, अरे डरते बहुत हो तुम लोग, प्लस 1.5/R प्लस, और डर लो, अपॉन 1/20। ये सब मिला के कितना लिख देंगे? ये देखो, आर का वैल्यू सॉल्व हो पाएगा? ट्राई करो। ये बताए क्या मौन यार, तुम लोग कैसे कर रहे हो? मैंने बताया स्कूल में हमेशा ऐसा सवाल आता है, करंट डिवाइड कर करके निकालते हैं, हम क्या करेंगे? हमेशा सारे पैरेलल ब्रांच को जोड़ देंगे। हमारे पास चॉइस होगा, 2 को जोड़े, 3 को जोड़े, 4 को जोड़े, 5 को जोड़े, अरे हमेशा सारे जोड़ दो, फिर जो ईएमएफ आएगा वही वोल्टेज हो जाएगा। इसी सवाल में वोल्टेज दिया, आर पूछ लिया, कभी आर देगा तो वोल्टेज पूछ लेगा, यही तो सवाल होता है। 1.5R 1.5R 3/R डिवाइडेड बाय 1/20 1/20 1/10 1/R प्लस 1/R 2/R, इसको लिखा 1.2। फिर से सॉल्व करते हैं, इसको एलसीएम कर सकते हैं। हाँ, तो 3/R और इसका नीचे चला गया ऊपर 10R अपॉन R प्लस 20 इक्वल टू 1.2। आर से आर कैंसिल हो गया, चाहो तो सॉल्व अभी कर लो, नहीं तो ऐसे 30 इक्वल टू 1.2R प्लस 24। बहुत ही मुश्किल हो गया, इधर भेजेंगे तो 6 इक्वल टू, आंसर आया टाइम देखिए, 1 मिनट के अंदर ही सॉल्व हो जाएगा ये। सर लिंक सेंड कर दो। अच्छा भाई, लिंक सेंड कर देते हैं। रिकॉर्डिंग ऑन है आज, लेकिन 11वीं क्लास में पोपट हो चुका है हमारा, और इतने बदमाश बच्चे हैं कि जब रिकॉर्डिंग ऑन किया तो मैंने उसमें बोला कि रिकॉर्डिंग थोड़ी देर नहीं ऑन हो पाई थी, मतलब रिकॉर्डिंग वाले बच्चों को बोला कि रिकॉर्डिंग थोड़ी देर नहीं हो पाई, लेकिन ज्यादा पढ़ाया नहीं है। वो बच्चे सब बोलने लगे, सर बहुत पढ़ाया है, झूठ बोल रहे हैं। मैंने कहा अभी 5 बजे एक ही स्लाइड गई है कोई। तो बच्चे बोले सर 10 ही मिनट रह गए, अब क्लास खत्म। तो देखेंगे कुछ, ये समझे क्या? 1-2 प्रोजेक्टाइल के सवाल पूछे, एकदम लल्लू छाप सवाल हैं, और भी कुछ सवाल हैं, लेकिन ज्यादा कोई धमाकेदार क्वेश्चंस नहीं है। मतलब कुछ सवाल लेंदी भी हैं, ऐसा नहीं है, कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि डिफिकल्ट थे। अभी मैंने लेकिन 10-11 ही सवाल देखे, ज्यादा नहीं देखे, तो इजी। वैसे तो सब किए हुए आपको दिखेंगे। हमने चार्जिंग डिस्चार्जिंग 2 पॉइंट लिख लिए थे, स्टेडी स्टेट और इनिशियल स्टेट, उनको थोड़ा याद रखना। अब थोड़ा सा मैथमेटिकल कैलकुलेशन आज सिखाऊंगा, क्योंकि ये जो सवाल है बहुत ही प्रिडिक्टेबल आ रहे हैं, इसमें आते जो है बहुत ही प्रिडिक्टेबल सवाल आते हैं, तो उसमें 3-4 तरह के क्वेश्चंस हम सॉल्व करके देख लेंगे, और उन्हीं उन्हीं के रिजल्ट्स को दिमाग में रखना। ज्यादा खुराफात इसमें पूछते नहीं, कम ही पूछते हैं।
ये पहला वाला जो सर्किट हमने लिखा था इसको मैं बोलता हूं चार्जिंग सर्किट। चार्जिंग सर्किट का मतलब है इसमें कैपेसिटर पहले चार्ज नहीं था और अब चार्ज इसमें आता जा रहा है। तो कैपेसिटर खाली था, याद है ना, हमने मोटर ऑन किया, पानी आने लगा, टंकी भरने लगी, फिर पूरी भर जाएगी, वही कैपेसिटर ईसी चार्ज हो जाएगा, उसके बाद और चार्ज नहीं लेंगे इसमें। तो चार्जिंग सर्किट। अब इसका रिवर्स सर्किट देख लो, आओ आओ। रिवर्स सर्किट को बोल रहे हैं डिस्चार्जिंग सर्किट। मतलब आप थोड़ा पेशेंस रखिएगा, मैथमेटिकल थोड़ा बनेगा तो पेशेंटली धीरे धीरे सवाल सॉल्व करेंगे, ज्यादा हड़बड़ाना नहीं है। बहुत ही कम सवाल है लेकिन 3-4 क्वेश्चंस करके हम लोग समझ लेंगे प्रोसेस क्या हो रहा है। फिर दोबारा इसको बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं क्योंकि ये झंझटबाजी है इसमें। तो डिस्चार्जिंग सर्किट में एक कैपेसिटर ऑलरेडी चार्ज है, मतलब एक कैपेसिटर को चार्ज करके सर्किट से हटा लिया, फिर हमने इस कैपेसिटर के पॉजिटिव प्लेट को नेगेटिव प्लेट से कनेक्ट कर दिया रेजिस्टेंस आर के साथ। समझे क्या? दो प्लेट थी, एक पॉजिटिव प्लेट थी, एक नेगेटिव, ऑलरेडी चार्ज है। एक प्लेट पॉजिटिव से वायर निकल रहा है, नेगेटिव से वायर निकल रहा है, उन दोनों वायर को आपस में टच करा दो तो सारा पॉजिटिव चार्ज किस तरफ भागेगा? क्यों? क्योंकि ये हायर पोटेंशियल है और ये लोअर है, लोअर हायर से लोअर भागेगा चार्ज, तो ये एक दूसरे प्लेट को न्यूट्रलाइज कर देंगे। समझ गए क्या? चार्ज सारा जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा कैपेसिटर। आप बोलेंगे अरे इसमें तो चार्ज था अभी गायब हो गया। तो वो जो कैपेसिटर में चार्ज है वो टाइम के साथ डिक्रीज होने लगेगा, हम क्या बोलेंगे? डिस्चार्जिंग सर्किट। बैटरी लगा रहता, कैपेसिटर खाली होता और भरने लगता तो चार्जिंग। तो ऐसे नाम अलग अलग रख दिया, ठीक है। डिस्चार्जिंग सर्किट में इनिशियली कितना चार्ज ऑलरेडी है, तो मैंने लिखा एट टी इज इक्वल टू 0 चार्ज का वैल्यू है क्यू नॉट और स्विच कर दिया टी इक्वल टू 0 पे क्लोज। तो टाइम टी इक्वल टू 0 पे स्विच क्लोज हुआ तो चार्ज टाइम के साथ डिक्रीज होने लगेगा या इंक्रीज? पॉजिटिव प्लेट से चार्ज निकल के नेगेटिव पे जाएगा तो पॉजिटिव चार्ज कम हो जाएगा, नेगेटिव भी कम हो जाएगा क्योंकि पॉजिटिव उसको न्यूट्रल बनाएगा। समझ गए? तो मैंने मान लिया कि जब थोड़ा टाइम बीत गया तो चार्ज का वैल्यू क्यू हो गया और करंट का वैल्यू आई हो गया। मतलब मुझे क्या पता लगाना है? चार्ज एज ए फंक्शन ऑफ टाइम एंड करंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, यानी टाइम टी के साथ चार्ज का वैल्यू कैसे बदल रहा है और करंट का वैल्यू कैसे बदल रहा है। ठीक है, तो यहां इसमें अगर चार्ज क्यू है तो इस कैपेसिटर का कितना पोटेंशियल डिफरेंस है? क्यू बाई सी। बहुत बढ़िया बोल रहे हो, वेरी गुड। और अगर इसमें करंट आई है तो इसका कितना पोटेंशियल डिफरेंस है? आई इंटू आर। दोनों फॉर्मूले आपको क्लियर हैं। सर्किट के क्लोज लूप में कितने लोग हैं? दो ही हैं, कैपेसिटर एक बैटरी है। दोनों के वोल्टेज का सम 0 हो जाएगा, ऐसा क्यों? क्योंकि लूप में जितने भी होते हैं सबका सम, दो ही लोग हैं तो दो का सम 0 हो जाएगा। तो ए प्लस बी इक्वल टू 0 हो जाए तो ए और बी में कौन सा वैल्यू बड़ा होगा? दोनों बराबर ही होंगे, दोनों बराबर होंगे। तो मैंने यहां लिख दिया Q बाई सी इक्वल टू आई आर। ये समझ गए क्या? किसी भी मोमेंट में जो पोटेंशियल डिफरेंस कैपेसिटर का है उतना ही रजिस्टर का होगा, दोनों बराबर है। लेकिन यहां पे चार्ज इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज? तो मैंने करंट को लिखा माइनस डी क्यू बाई डी टी। बिल्कुल वैसे ही हो गया जैसे सर अगर वेलोसिटी डिक्रीज होती थी तो एक्सेलरेशन को नेगेटिव बोलते थे, याद है क्या? तो वेलोसिटी डिक्रीज और डीवी बाई डी टी नेगेटिव हो जाता था, कुछ याद आया? इसलिए माइनस लिखा है। तो इस आई को हटा के तो Q बाई सी इक्वल टू माइनस डी क्यू बाई डी टी इंटू आर, डी क्यू के नीचे Q, डी क्यू अपॉन Q इक्वल टू माइनस डी टी बाई आर सी। इंटीग्रेशन साइन लगाए, यहाँ पे इनिशियल चार्ज Q नॉट है और टाइम 0 है, फाइनल चार्ज Q है, यहाँ टाइम T है। फिर ये जो 1/x जैसा होता है इसको ln, तो ln फाइनल बाय इनिशियल इक्वल टू माइनस टी बाई आर सी। फिर हमने ये भी देखा था कि ln हटाएंगे इधर एक्सपोनेंशियल आ जाएगा, तो Q बाई क्यू नॉट इक्वल टू ई का पावर माइनस टी बाई आर सी। तो Q का वैल्यू Q नॉट इंटू माइनस टी बाई आर सी। हालांकि डेरिवेशन से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता हमको, लेकिन ये प्रोसेस पकड़ लेने से ये 3 बार फिजिक्स में और आगे आएगा, और एक बार पहले आ चुका है तब शायद उतना डिटेल में नहीं बात किया होगा।
जब हमने विस्कोसिटी में टर्मिनल वेलोसिटी पढ़ रहे थे, तो तब भी ऐसा एक्सपोनेंशियल फंक्शन बनते हैं, लेकिन आगे 3 बार और आएंगे। तो अभी ये वाला रिजल्ट हमको अगर पकड़ना आ गया, इसको एक्सपोनेंशियल पढ़ना आ गया, तो एक दो जगह ऐसी हैं जहां पे सचमुच ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे यहां पे कम इंपॉर्टेंट है, नीट बोले तो जेई के लिए इंपॉर्टेंट, नीट के लिए कम है। लेकिन रेडियो एक्टिविटी एक ऐसा चैप्टर आएगा जिसमें नीट भी इंपॉर्टेंट बोलेगा और जेई भी, दोनों का एक एक सवाल जरूर आएगा, और यही कैलकुलेशन आपको डील करने हैं। तो हर बार 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 आएगा तो आपको याद हो जाएगा। ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो गया। इसमें केवल ई का फंक्शन लिखा हुआ, अगर टी इज इक्वल टू 0 डालें तो ये फंक्शन 1 बन जाता है, ये 1 बन जाता है। तो चार्ज का आंसर क्या आ जाएगा? क्यू नॉट, वही तो दिया हुआ, टी इक्वल टू 0 पे क्यू नॉट। और अगर टी टेंडिंग टू इंफिनिटी डालेंगे तो फाइनल ये 0 हो जाता है। तो हमको ग्राफ कैसन दिखेगा? इनिशियल वैल्यू क्यू नॉट से टाइम के साथ घटते घटते 0। एक बार इसको डिफरेंशिएट कर दें तो करंट का फंक्शन आने वाला है। लेकिन ई वाले का डिफरेंशिएशन ई ही होता है, कभी सुना? ई रेज टू पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई रेज टू पावर एक्स। बस यहां पे जो मल्टीप्लाई कांस्टेंट है 1/RC, वो इसमें नीचे चला जाएगा। तो करंट का फंक्शन आ जाएगा क्यू नॉट बाय आरसी ई का पावर माइनस टी बाय आरसी। माइनस कहां गया? ये वाले माइनस, समझ गए ना? डिफरेंशिएशन करा था तो बाहर क्या मल्टीप्लाई हुआ था? -1/RC मल्टीप्लाई हुआ था, लेकिन माइनस, ये माइनस से कट गया है। तो ये हमारा करंट का फंक्शन आ गया। करंट का फंक्शन डिक्रीजिंग है कि इंक्रीजिंग है? अब थोड़ा रियलाइज करना आपको, ये जो अकेले ई वाले होते हैं ये ऐसे ही होते हैं, डिक्रीजिंग। और जिसमें 1 माइनस ई रेज टू पावर माइनस टी बाई आरसी, ऐसा 1 माइनस लिखा रहता है, वो इंक्रीजिंग है। देखो आप, ये रहा। चार्ज का फंक्शन कैसा था? 1 माइनस ई रेज, ये वाला इंक्रीजिंग था, ऊपर जाके कांस्टेंट। और करंट का फंक्शन कैसा था? अकेला ई वाला फंक्शन कैसा है? डिक्रीजिंग। इसमें चार्ज का जो फंक्शन है वो कैसा आया? 1 माइनस आया गया, तो डिक्रीजिंग है। वैसे भी कैपेसिटर भरा हुआ था, समझे क्या? एक टंकी में पानी भरा हुआ है, उसमें नीचे हमने होल बना के और पाइप लगा दिया और जमीन में छोड़ दिया पाइप, क्या होगा? पानी बाहर फ्लो होने लगे तो टंकी लीक हो रही ना, फिर टंकी खाली होने लगेगी। अगर उस पाइप में पैर रख दे तो? नहीं नहीं, ज्यादा जोर से नहीं रखा, पैर रख दिया तो आप कहेंगे पानी। अब ये रेजिस्टेंस बढ़ा दिया, समझ गए क्या? रेजिस्टेंस बढ़ा दें तो फिर धीरे धीरे पानी बाहर निकलेगा, तो ज्यादा टाइम लगेगा खाली होने में, समझ गए? ट्रांजिएंट सर्किट का क्या मतलब है कि रेजिस्टेंस का वैल्यू के हिसाब से कितना जल्दी डिस्चार्जिंग या चार्जिंग होगा, वो टाइम का फंक्शन बन जाता है। तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगा जिस सर्किट में, वो धीरे धीरे सर्किट बदलेगा। भाई चार्ज का वैल्यू अभी 100 है, फिर 90 होगा, 80 होगा, लेकिन आराम से टाइम लगेगा। कोई बोलता है 3 मिनट के बाद कितना चार्ज है, तो तुमको वैल्यू रखना पड़ेगा, तब आपका चार्ज का वैल्यू आएगा। समझ गए क्या? तो यहां पे करंट का फंक्शन भी इनिशियल वैल्यू कितना लिखा है, ये करंट का फंक्शन भी टाइम के साथ डिक्रीजिंग है। देखो, अकेला ही लिखा है तो थोड़ा फंक्शन पहचानना है आपको, ठीक है? उसको दिमाग में रखना है, केमिस्ट्री में भी काम आएगा ये। एक चैप्टर है केमिकल काइनेटिक्स, सुने हो? स्कूल में चल रहा है। लेकिन केमिस्ट्री में जब स्कूल में पढ़ाते हैं तो अभी देखते हैं, मैं बताऊंगा क्या होता है, बट मैं भी परेशान हूं। चलिए एक पॉइंट और लिखता हूं मैं पहले, इसमें ना एक पेज बढ़ाता हूं। स्कूल में चल रहा है ये, तो उसमें बड़ा ये सब फंक्शन आ रहे होंगे, उसमें लॉग आ रहा होगा, करेक्ट है क्या? हाँ, अब तुमने बोला सही। मैं बताता हूँ क्या होता है उसमें। वो, हाँ, उनकी गलती नहीं है, वो तुम लोगों को लल्लू समझते हैं, समझ रहे हैं? केमिस्ट्री में बच्चों को लल्लू माना जाता है, इसलिए वो लोग पूरा लिखते 2.303 लॉग। हम लोग क्या लिखते हैं? फिजिक्स वाले यार एलएन लिख देते हैं, हो गया। और 2.303, तुम बोलोगे एलएन लिख दे, अरे चप्पल मारूंगा। 2.303 ही लिखना है। वो क्या है? वो एलएन ही है। अच्छा, तो 2.3 लॉग तुम सॉल्व कर रहे हो क्या? लॉग की या तो तुम्हें वैल्यू पता है या फिर कैलकुलेटर से कर रहे होगे, करेक्ट है? जैसे log 2, log 3, log 5, ये 2-3 वैल्यू बोला स्कूल में, रट लो। बोला कि नहीं बोला?
ये 3 वैल्यू रख लो, उसके बाद कोई और वैल्यू जनरली देते नहीं, है ना। और उसके अलावा वैल्यू आ गया 17 आ गया, तो क्या करोगे, क्या करोगे? या तो दिया रहेगा क्वेश्चन में, क्या क्या करोगे? फोन उठाओगे, जैसे घर पे सॉल्व करना, फोन उठाया ऐसे घुमाया, उसमें एक बिंदी दिखती, लॉग लिखा रहता है, उसको दबाओगे 17 के बाद तो आंसर देगा। तो उसके बाजू में ln भी लिखा रहता है, तो 2.303 लॉग करने से कोई फायदा नहीं, वो ln भी सॉल्व करता है कैलकुलेटर भाई हमारा। चलिए, तो अभी इसमें क्या कर रहे हैं, 2-3 पॉइंट समझना। स्टेडी स्टेट में, स्टेडी स्टेट और इनिशियल स्टेट, दो स्पेशल स्टेट मैंने लिखाए थे। अगर सर्किट में बैटरी लगा के ऑन कर दिया और चार्जिंग चालू हो गया, तो स्टेडी स्टेट वो स्टेट होती है जब कंप्लीट चार्जिंग हो चुकी है, कैपेसिटर का पेट भर चुका है, अब वो और चार्ज खाना, तो कैपेसिटर के रास्ते में करंट फ्लो तो ब्लॉक कर देगा करंट, यानी कैपेसिटर ऐसा लगेगा जैसे इंसुलेटर लगा रखा है। तो जिस जिस ब्रांच में कैपेसिटर लगा होगा, वो ब्रांच में आपको क्या बोलना है, अब इस रास्ते में करंट फ्लो नहीं होगा। ठीक है, ये एक बात हो गई। दूसरी बात, अगर किसी में इनिशियल स्टेट में पूछ लिया जाए, तो कैपेसिटर ऐसा लगेगा जैसे प्लेन वायर है, मतलब ऐसा लगेगा जैसे कैपेसिटर ही नहीं है, यहां पे कोई सीधा सीधा कंडक्टर, प्योर कंडक्टर लगा है, उसका कोई रेजिस्टेंस नहीं है, सीधा करंट फ्लो करा रहा है। तो ये दो स्टेट हो गई। लेकिन हम बात कर रहे हैं दोनों में एक स्पेशल स्टेट की। पहला कर रहे हैं चार्जिंग सर्किट, और चार्जिंग सर्किट का चार्ज का फंक्शन था EC1 माइनस ई रेस्ट पावर माइनस टी बाय आर से, और करंट का फंक्शन भी ऐसे ही था, E बाय आर, चार्ज में 1 माइनस बढ़ता हुआ और करंट में घटता हुआ फंक्शन। मैंने इस फंक्शन में पूछा कि अगर टाइम आरसी हो जाए, यानी कि आफ्टर 1 टाइम कांस्टेंट पूछा जाए, ऐसे सवाल में ही लिखा रहेगा फाइंड चार्ज आफ्टर 1 टाइम कांस्टेंट, मतलब टी की जगह क्या लिखना है। अगर टी की जगह आरसी लिख दिया तो आरसी से आरसी तो कट जाएगा, तो क्या बचेगा, ई रेस्ट पावर -1 बचेगा, करेक्ट। तो चार्ज का फंक्शन EC1 माइनस ई रेस्ट पावर -1 या EC1 माइनस 1/E ऐसा आ जाएगा। अब 4 ऑप्शन देखेंगे तो ऐसे ही ऑप्शन लिखे रहेंगे, कुछ ई में डिवीजन में होगा, कहीं ई मल्टीप्लाई में होगा, कहीं ई स्क्वायर होगा, यही सब होता है। तो ई के वैल्यूज नॉर्मली नहीं करते, लेकिन ई का भी एक वैल्यू है। 1/E का वैल्यू 0.37 है, मतलब ई रेस्ट पावर -1 का वैल्यू 0.37 यहां पे रख रहे हैं। ई रेस्ट पावर -1 की जगह 0.37 रख रहे हैं, ये याद रखना है, फेमस नंबर है ये, ठीक है। तो इसलिए मैं ये कैलकुलेशन करा रहा हूं। तो EC1 माइनस 0.37 कर दिया, तो आंसर आया 0.3663 EC। इसको जरा पकड़ना आप ध्यान से। EC क्या है, फाइनल चार्ज है, जितना भर सकते हो वो फाइनल हो गया, 100% चार्जेस EC। 0.63 EC का मतलब है 63% चार्ज हुआ अभी। कितने टाइम कांस्टेंट में? मैंने आपको सिखाया था कि 6-7 टाइम कांस्टेंट के बाद ये ऑलमोस्ट 99.9999 चार्ज हो जाता है। उसका लॉजिक भी ऐसे ही चलता है कि एक टाइम कांस्टेंट में ही कितना चार्ज हो जाता है, 63%। अगर 2 टाइम कांस्टेंट बिता दोगे तो 85% के आसपास निकल लेगा ये। 3 टाइम कांस्टेंट के बाद वो 90 के ऊपर चला जाएगा, चौथे के बाद तो 99 पहुंच जाएगा, और 5वें 6वें के बाद तो 99 के अंदर भी 0.9999 में घुस जाएगा, समझे क्या। तो आप अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शन लिखेंगे तो 1 टाइम कांस्टेंट, 2 टाइम कांस्टेंट, ऐसे ये 0.37 का स्क्वायर करेंगे तो ये नंबर और छोटा हो जाएगा, तो 1 माइनस दिस नंबर विल बिकम बड़ा नंबर। खैर, तो थोड़ा थोड़ा आइडिया लग गया कि यार एक टाइम कांस्टेंट अगर 1 सेकेंड का हो तो 1 सेकेंड में ही ये कितना भर जा रहा है, 63%। बट ये रिजल्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत बार 1 टाइम कांस्टेंट का ही रिजल्ट स्कूल में भी बहुत पूछ सकते हैं ये, कि एक टाइम कांस्टेंट में क्या हुआ, कितना याद रखना है, मैक्सिमम का 63%, 0 से बढ़ के 63% पे पहुंच गए। करंट देखते हैं, करंट लिखा तो करंट के फंक्शन में ये टी की जगह आरसी लिखा, आरसी आरसी कैंसिल हो गया, क्या बचा, ई रेस्ट पावर -1 की जगह, तो करंट का वैल्यू है 0.37 E/R। करंट शुरुआत में E/R था,
और अब कितना दिख रहा है, मतलब इसमें भी 63% लॉस हुआ है, समझ गए क्या? चार्ज का फंक्शन बढ़ रहा था, 0 से 63% पहुंच गया, और वो घट रहा था 100 से 63% नीचे आ गया, किस वैल्यू पे पहुंच गया है? तो दोनों कोरिलेट भी कर रहे हैं, लेकिन आपको ऐसे ये दो नंबर पकड़ लेने हैं, है ना? तो ये नंबर अगर आपको आंसर में दिख रहे हैं तो अनयूजुअल बात नहीं है, ये एक टाइम कांस्टेंट में इसी तरह के आंसर 63%, 37%, ये फेमस नंबर है। तो थोड़ा चेक करना पड़ेगा कि कौन सा आंसर पूछा है, कौन सा लिखना है, ठीक है? नॉर्मली मैंने देखा है कि अगर ऐसा पूछा जाए 2 टाइम कांस्टेंट में बताओ, 3 टाइम कांस्टेंट के बाद बताओ, तो ई के टर्म्स में आंसर दे देते हैं, फिर ज्यादा सॉल्व नहीं कराते। तो 1 माइनस ई रेस्ट पावर -2 हो जाएगा, या 1 माइनस ई रेस्ट पावर -3 हो जाएगा, पहचान जाओगे ना? टाइम कांस्टेंट का नंबर बढ़ाई, ठीक है? ये तो हुआ इसका। अगर मैं डिस्चार्जिंग की बात करूं तो सेम कहानी है। अगर डिस्चार्जिंग सर्किट है, यानी कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा, तो चार्ज का फंक्शन Q नॉट ई रेस्ट पावर -t/RC चल रहा है, तो आफ्टर 1 टाइम कांस्टेंट पूछा जाए तो चार्ज का वैल्यू 0.37 Q नॉट और करंट का वैल्यू 0.37 Q नॉट बाई RC। थोड़ा ध्यान देना भाई, समझ पा रहा कोई? करंट का फंक्शन क्या था? ये जो वैल्यू इसके आगे ये चल रहा, अगर मैंने टी की जगह आरसी लिख दिया, एक टाइम कांस्टेंट आरसी लिख दिया, तो आरसी से आरसी ई का पावर -1 हो गया। ई के पावर -1 का वैल्यू कितना बोला? 0.37 मल्टीप्लाई कर दो, जो इनिशियल वैल्यू, समझ गए क्या? तो यहाँ पे इनिशियल वैल्यू है, ऐसे 63% घट के यहाँ पे आ जाएगा 0.37 Q नॉट बाई RC, ठीक है? एक टाइम कांस्टेंट के इंपॉर्टेंट रिजल्ट फेमस है। लेकिन अगर आपको सीधे सीधे डिस्चार्जिंग सर्किट में पूछा जाए, इन डिस्चार्जिंग सर्किट, डिस्चार्जिंग सर्किट में चार्ज डिक्रीज हो रहा है कि इंक्रीज? करंट डिक्रीज हो रहा है कि इंक्रीज? इंक्रीज हो रहा है, क्रीज, क्रीज, घट रहा है, कम हो रहा है ना? दोनों नंबर कम हो रहे हैं, करंट भी कम हो रहा है, चार्ज भी कम हो रहा है। इसलिए इसमें कोई भी सवाल पूछा जाए डिस्चार्जिंग में, दोनों एक जैसे ही आंसर देंगे, ठीक है? तो पूछा जाए इन डिस्चार्जिंग सर्किट, या तो चार्ज का फंक्शन पूछ ले, मतलब चार्ज का वैल्यू घटाते हुए पूछ ले, टाइम पूछना है तो लिखा टाइम टेकन बाय चार्ज टू बिकम Q नॉट बाई 2। Q नॉट क्या था? इनिशियल चार्ज था, तो डिक्रीज कर रहा है ना, तो वैल्यू डिक्रीज होगा कि नहीं होगा? इसका नंबर समझना कितना मजेदार आंसर आता है, या इस नंबर को पकड़ना बाद में, है ना? ये केमिकल काइनेटिक्स से मैच करेगा। टाइम का वैल्यू है RCln Q नॉट बाई Q। Q कौन सा चार्ज है जिसका टाइम पूछा है? Q नॉट कौन सा चार्ज है? इनिशियल। तो बोलो यहां पे अगर Q नॉट बाई 2 रख दे तो क्या आ जाएगा? तो आंसर आएगा RC। इतना इजी है कि अगर Q नॉट बाई 3 पूछा है तो RCln 3 हो जाता, Q नॉट बाई 4 पूछा जाएगा तो RC। वो रेट ऑफ रिएक्शन में भी यही होता है, वो इनिशियल रेट होता है फिर फाइनल रेट होता है, सुना है क्या? आगे के होता है नहीं, लेकिन यहाँ पे क्या होता है? 2.303 लॉग, 2.303 लॉग होता है कि नहीं? तो हमारा यही है नॉर्मल RCln 2, ठीक है? जैसे बोला इनिशियल चार्ज 100 था, थोड़ी देर के बाद टाइम, थोड़े टाइम के बाद देखा तो चार्ज का वैल्यू 30 था, तो कितना टाइम बीत गया? RCln 100/30। नीचे बड़ा नंबर ऊपर रखो, छोटा नंबर नीचे रखो, समझ गया? ये रिजल्ट बड़ा फेमस है RCln 2 वाला, क्योंकि ये जो नंबर है बड़ा फेमस है। बोलता 50% चार्ज कितनी देर में खर्चा हो गया, अरे 50% बच गया, 50% खर्चा हो गया, तो RCln 2 ये बड़ा फेमस नंबर है। करंट का भी आधा होने का यही टाइम है, ठीक है? तो इसको इसको अलग से थोड़ा दिमाग में रखिएगा, और ऐसे कोई भी नंबर पूछा जाए इसी फॉर्मूले से कर लेंगे, पहचान पाओगे, ठीक है? अच्छा, चार्जिंग, ये डिस्चार्जिंग सर्किट में एक और खास बात देखो कि चार्ज जैसे जैसे डिक्रीज होगा बिल्कुल वैसे वैसे ही करंट भी डिक्रीज होगा। तो चार्ज आधा हो गया तो, अच्छा दूसरा,
अगर चार्ज डिक्रीज होगा तो कैपेसिटर का पोटेंशियल डिफरेंस भी Q बाई सी, सी तो बदल नहीं रहा, Q बाई सी, तो चार्ज डिक्रीज हो रहा है तो पोटेंशियल डिफरेंस भी डिक्रीज। बिल्कुल सिमिलरली कोई बोलता है कैपेसिटर का वोल्टेज कितनी देर में हाफ हो जाएगा, मतलब जितना था उससे हाफ कब हो जाएगा, RCln2, 1/3 कब हो जाएगा, RCln3। समझ गए क्या? तो अगर ये चार्ज का रेशियो है तो ये करंट का रेशियो भी हो सकता है, और ये पोटेंशियल डिफरेंस का भी रेशियो हो सकता है कि इनिशियल पोटेंशियल डिफरेंस ये है, फाइनल पोटेंशियल डिफरेंस ये। समझ गए क्या? पोटेंशियल डिफरेंस के साथ साथ ये इलेक्ट्रिक फील्ड का भी रेशियो हो सकता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड V बाई डी होती है, याद है क्या? दो कैपेसिटर के दो प्लेट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस V हो और डिस्टेंस D हो, और डिस्टेंस हम चेंज कर नहीं रहे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना रहेगा, V बाई डी। अगर वोल्टेज चेंज होकर आधा रह गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी आधा हो जाएगा। तो बोला इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स पहले जो था उसका आधा कितनी देर में हो जाएगा, RCln2। तो यहाँ पे जो रेशियो है ये किसी भी नंबर पे, मतलब किसी भी वेरिएबल पे काम करेगा, करंट पे भी, पोटेंशियल पे भी, इलेक्ट्रिक फील्ड पर भी, है ना? तो वो पहचानना पड़ता है। चलिए एक सवाल करते हैं। क्वेश्चन है, कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू 12 वोल्ट बैटरी थ्रू अ रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम। इट इज फाउंड दैट द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर राइजेस टू, ये चार्जिंग है कि डिस्चार्जिंग? बैटरियां लगी है, अच्छा पढ़ लो फिर से। A capacitor is connected to a 12 volt battery through a resistance of 10 ohm. RC और बैटरी तीन लोग हो गए ना, चार्जिंग। It is found that the potential difference across capacitor rises. Rises क्यों है? अरे चार्ज बढ़ रहा है तो Q बाई सी से जैसे जैसे चार्ज बढ़ेगा, ठीक है। पूछा 4 वोल्ट हो गया 1 माइक्रो सेकेंड में, यानी टाइम के साथ दे दिया कि नहीं? तो अपने आप आपको हिंट लग रहा है ना कि इसमें टाइम का फंक्शन बना के टी की जगह कितना लिखना पड़ेगा। बहुत अच्छे। तो बताओ कैपेसिटर के वोल्टेज का फॉर्मूला क्या होता है? Q बाय Q का फंक्शन क्या होता है? बहुत सही बोले, EC, फिर ब्रैकेट, फिर 1, फिर माइनस, फिर E का पावर माइनस T बाय RC और डिवाइडेड बाय C हो गया। ये कैंसिल कर देते हैं। वोल्टेज का वैल्यू कितना लिखा है? जो वोल्टेज हो गया वो 4 है, लेकिन बैटरी कितने वोल्ट की है? तो ये वोल्टेज अभी बन गया है वो है, और ये E क्या है? वो बैटरी है। समझ गए क्या? बैटरी फिक्स रहती है, वोल्टेज बढ़ता रहता है। तो 4 इक्वल टू आगे क्या, 12 इंटू 1 माइनस E का पावर माइनस T बाय RC लिख दिया। तो आप चाहो तो चलो इसको डिवाइड कर लेते, ये कितना हो जाएगा डिवाइड, 1 में से 1/3 माइनस कर दिया तो बहुत मुश्किल है, 2/3 इक्वल टू E रेज्ड पावर माइनस T बाय RC। E हटाना है तो दोनों साइड ln लेना पड़ेगा, तो ln 2/3 इक्वल टू माइनस T बाय, माइनस हटाते तो ये पलट जाता है, ये पलटना है, तो T का वैल्यू हो गया RC ln, लेकिन ln 3/2 का तो वैल्यू दिया ही नहीं है। हाँ तो तुम लोग चालू हो, तुम लोग बोलते हो कि ln 3, अरे कमाल कर दिया। ठीक है, तो हमें तो किसका वैल्यू निकालना है, कैपेसिटर का। तो C का वैल्यू लिख देंगे टाइम अपॉन R ln 3 माइनस ln 2। वैल्यू रख रहे हैं। T का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 1 माइक्रो सेकेंड डिवाइडेड बाय 10। ln 3 का वैल्यू 1.09 कर दिया, माइनस 0.69 कर दिया। क्या ऐसा लग रहा है 9 से 9 हट जाएगा? तो 10 में से 1.0 से 0.6 काटेंगे तो क्या आएगा? तो इसको 0.4 लिख देते हैं, अप्रोक्सीमेटली 0.4 लिख देते हैं, और फिर इधर 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, यानी आ गया 1/4 इंटू 10 का पावर, तो ये 0.25। लग रहा है लल्लू निकल गए। 10 का पावर -6 को माइक्रो बना दिया। क्या हुआ बच्ची? आ जाओ, वेरी गुड। कोई तो है ऐसा जो सामने बैठना चाहता। हाँ, वरना लोग तो नाराज होकर उठ के पीछे चले जाते। तो मतलब एक आध सवाल में थोड़ा कैलकुलेशन देख लो, कोई ऐसा कमाल नहीं हो रहा है, बहुत सिंपल है, लेकिन एक बार वो सेंस पकड़ना पड़ेगा आपको थोड़ा। फंक्शन लगा पा रहे हो?
फंक्शन याद हो गए? बहुत अच्छे। चार्जिंग में 1 और डिस्चार्जिंग और करंट वाले में हमेशा अकेला ई। चार्जिंग में चार्ज का फंक्शन में 1 आया, करेक्ट है। सर ये चार्जिंग है कैसे पता चला? हाँ ये बात सही कह रहे हो। ये बैटरी लगी है और कैपेसिटर का वोल्टेज राइज कर रहा है, समझ? सर आपकी वॉइस नहीं आ रही है। हाँ भाई, तो ये जो बात हुई समझ में आ गई क्या? नहीं यहाँ फोन पे नहीं, ये वाली। सर ये चार्जिंग कैसे था? हाँ पीयूष कुमार कह रहे हैं चार्जिंग कैसे। देखो एक दो चीजें से पता चला। एक तो बैटरी लगा है सर्किट में, तो बैटरी सर्किट में लगा है तो बैटरी क्या करेगा? चार्ज देना स्टार्ट करेगा। क्या क्वेश्चन में ऐसा मेंशन है कि कैपेसिटर पहले से ही चार्ज था? ऐसा नहीं है, तो हमको ऑटोमेटिक क्या मान के चलना है कि कैपेसिटर, तो वरना सर्किट क्या है, कैपेसिटर पहले 12 वोल्ट से चार्ज करके बैटरी लगा तो 12 वोल्ट का, तो फिर क्या होगा? तो बैटरी देखेगा भाई भरा हुआ टंकी है, फिर क्यों पानी भेजेगा? तो यहां कैपेसिटर को खाली मानना है। अगर बैटरी लगा है तो इनिशियल चार्ज 0 लेके ही सॉल्व करेंगे, अनलेस कुछ और वैल्यू दी हुई है। दे पहला अजम्पशन। दूसरा है कि लिखा हुआ है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर राइजेस, का मतलब चार्ज इंक्रीज हो रहा है कैपेसिटर में कि डिक्रीज हो रहा है, तभी वोल्टेज बढ़ेगा। समझ गए क्या भाई? तो फिर यहाँ पे 12 से जो 4 हो जा रहा है हाँ 12 पे वो तो डिक्रीज। सर 12 से 4 हो जाए तो वो डिक्रीज हो रहा है ना? ओ नहीं 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 नहीं, बैटरी 12 वोल्ट की है और कैपेसिटर 0 से बढ़ के 4 वोल्ट तक गया है। राइजेस का मतलब समझो ना भाई, यस सर। शब्द लिखा है राइजेस, तो हम लोग क्या बोलेंगे, कहां से आ रहा होगा? 0 से बढ़ के। बैटरी 12 वोल्ट की लगी है तो क्या करेगा बैटरी? उसको 12 वोल्ट तक पुश करेगा, समझे क्या? बैटरी क्या चाहता है? 12 वोल्ट तक जाओ। हमने कहां तक का टाइम दिया है? 0 से 4 वोल्ट, यानी थोड़ा रास्ते में पूछ लिया ना कि भाई ये अभी का बताओ, उतना सवाल दिया है। ठीक है, क्या हुआ? अरे हाँ, कोई कहता है कि सर ऐसा सर्किट बनाओ जिसमें चार्जिंग डिस्चार्जिंग दोनों एक साथ दिखाई दे। इसमें हम दोनों एक साथ मतलब एक एक करके आएगा, लेकिन एक ही सर्किट में दोनों अचीव करेंगे। जैसे अभी स्विच 1 पे कनेक्टेड है, ऐसा सवाल कई बुक्स में आपको मिलेगा कि थोड़ी देर तक स्विच 1 पे कनेक्टेड है, तो बताइए सर्किट में कैपेसिटर चार्ज हो रहा है कि डिस्चार्ज? फिर चार्ज थोड़ा पहुंचने के बाद स्विच को मैंने 1 से शिफ्ट करके 2 पे पहुंचा दिया, तो उसके बाद आप जब 2 पे आ जाएगा तो बैटरी वाला ब्रांच हट जाएगा। दिख रहा है क्या? ये वाला कनेक्शन का वायर 2 से कनेक्ट कर दिया, तो फिर आप कहेंगे अरे ये तो कैपेसिटर और रजिस्टर डायरेक्टली कनेक्टेड है, तो इस रेजिस्टेंस के थ्रू डिस्चार्जिंग, क्योंकि बैटरी सोर्स खत्म। तो इधर से जा रहे हैं तो कैपेसिटर का ये प्लेट पॉजिटिव और ये नेगेटिव होने लग रहा है। फिर जैसे ही 2 पे भेज देंगे तो इधर पॉजिटिव से नेगेटिव करंट वापस इधर फ्लो होने लगेगा। समझ गए? बैटरी का इंफ्लुएंस गायब हो जाएगा। कब? ठीक है, तो सवाल क्या करना है, चार्जिंग का फंक्शन हमें अलग पता रहता है, डिस्चार्जिंग का अलग पता रहता है, लेकिन डिस्चार्जिंग के सर्किट में एक इनिशियल चार्ज Q0 हमें लिखना पड़ता है। तो चार्जिंग वाले सर्किट का जो फाइनल चार्ज होगा
वो डिस्चार्जिंग वाले सर्किट का क्यू नॉट या इनिशियल, ये बात पहचान लोगे क्या? तो मतलब यही सब दिया जाता है आपको। देखो मैं क्वेश्चन पूछता हूं, आप सॉल्व करना बाद में, है ना। सवाल है कि स्विच जो है 1 पे है at t is equal to 0, then at t is equal to RC, switch is shifted from 1 to 2। आपको ये समझ में आ गया? कितनी देर के बाद किया ऐसा? यानी आरसी टाइम के तक सर्किट क्या हो रहा होगा? तो आरसी टाइम पे तक कुछ चार्ज आ गया होगा कि नहीं आ गया होगा? वो आ गया है। अगर मैं पूछूं कितना चार्ज आ गया, बता पाओ? हाँ, 0.3 नहीं 0.63, और यहां बैटरी लिख देते हैं, मान लो ये ई का बैटरी 0.63 EC, इतना चार्ज आ चुका है। अब अगर 2 पे शिफ्ट करेंगे तो 0.63 EC वाला चार्ज ही डिस्चार्जिंग में, यानी क्यू नॉट का वैल्यू क्या हो जाएगा? समझ गए क्या? तो क्वेश्चन लिखा हो 1 से 2 शिफ्ट कर दिया, फिर पूछा फाइंड चार्ज ऑन कैपेसिटर एट t is equal to 2RC। ठीक है, इसको ट्राई करना आप। 2RC दे दिया टाइम, लेकिन दोनों रेजिस्टेंस का वैल्यू R है। ठीक है, अब टाइम कांस्टेंट का भी एक सवाल पूछता हूं आपसे। मैंने पूछा बताओ अगर ये R1 और R2 होते, मान लो ये रेजिस्टेंस R1 होता, ये R2 होता, स्विच जब 1 पे है तो टाइम कांस्टेंट का वैल्यू क्या है? टाइम कांस्टेंट का फॉर्मूला था R इंटू C। स्विच जब 1 पे है, ये R1 है मान लो, और ये R2 है मान लो। अलग से सवाल पूछ रहा हूं, इस सवाल से मतलब नहीं। बताओ स्विच अगर 1 पे है तो टाइम कांस्टेंट का आंसर क्या लिखेंगे? R1C। और स्विच 2 पे चला गया तो टाइम, पहचान लोगे क्या? तो आपको स्विच किधर है उसके हिसाब से सर्किट जो बन रहा है उसके हिसाब से टाइम कांस्टेंट। अभी इसका तो एक दो कॉम्प्लेक्स केसेस भी करेंगे, लेकिन एक सिंपल केसेस ये है कि ऐसा नहीं R1C और R2C ऐसे आंख बंद करके नहीं बोलना है। वो जो सर्किट दिख रहा है उसके हिसाब से आपको टाइम कांस्टेंट में कौन सा रेजिस्टेंस एक्टिव है उसके हिसाब से लिखना है। ठीक है, तो स्विच 1 पे है तो क्या है? R1C, और स्विच 2 पे आ गया तो पहचान ले रहे हो क्या? देख के बोलो भाई। अच्छा, वहां गया क्या? हाँ, स्विच उधर चला गया, तो ये तो चले आ गया, फिर नाराज हो गया। वहां गया ना? कोई तो इस बोर्ड की पूजा करता है कि देखो ऐसा करना, आधा घंटे पढ़ाने देना, उसके बाद अटक जाना भाई। कुछ हुआ? किसको? ये हाँ? अब तो दिख भी नहीं रहा। है माई क्लासरूम वाली सॉल्यूशन डिस्कशन कहां से देख सकते हैं? माई क्लासरूम यूट्यूब चैनल पे जाओ भाई, वहां पे दिखेगा। लेकिन अभी मत जाओ, अभी तो क्लास करो। यहां का मतलब है अब कुछ नहीं होगा, नहीं? हाँ, लेकिन नहीं है, नहीं है। यहाँ पे तो ऐसे ही हो जाता, तो मैं सोचा जरूरत क्या है उसकी, स्टाइल मार देंगे इधर। और उसका वो भी चाहिए होगा ना, वो
कनेक्टर भी, वो तो घर पे ही है, लैपटॉप में। 2 मिनट रुक जाते भाई। उससे कुछ होगा? हाँ, कभी इतनी खुशी नहीं हुई थी। यही छोटी छोटी खुशियां हैं लाइफ में, और क्या। ये सवाल का कोई ज्यादा सेंस नहीं है, ये जो सवाल लिखा है बिल्कुल बेकार सवाल है, लेकिन इसमें एक वर्ड लिखा है लीकेज। ये अगर अचानक किसी के सामने आता है तो वो बंदा घबराता है कि ये कौन सा करंट हो गया। हमने तो करंट सुना था कंडक्शन करंट, और दूसरा सुना था डिस्प्लेसमेंट करंट। बहुत शुरुआत में मैंने कैपेसिटर पढ़ा रहे थे तो बताया था कैपेसिटर प्लेट के बीच में एक्चुअल चार्ज मूव, लेकिन हवा में ऐसा लगता है कि चार्ज एक प्लेट से दूसरे प्लेट निकल लिया, तो खाली जगह पे कोई चार्ज हवा में ही उड़ते जा रहा है, तो हम क्या बोल रहे हैं इसको, मतलब सचमुच चार्ज मूव, फिर भी हमको हवा में ऐसा अपीयर हो रहा है कि इधर चार्ज आया उधर से निकल गया, मतलब बीच में भी ट्रैवल करा, उसको डिस्प्लेसमेंट करंट बोलते हैं। उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं आगे एक चैप्टर में दिखेगा। लीकेज करंट जो है वो एक अलग पंगा है, और वो मतलब बहुत ही सिंपल चीज है, उसमें कुछ है नहीं। एक कैपेसिटर के 2 प्लेट है, इस पे प्लस क्यू चार्ज है, यहाँ माइनस क्यू चार्ज है। आपको याद है मैंने आपको सिखा बोला था कि कैपेसिटर में ना स्लैब इंसर्ट नहीं करते, स्लैब से ही कैपेसिटर बनाते हैं। देख, स्लैब पहले होती है हमारे पास, उसके एक साइड में हम एक मेटल का प्लेट चिपका देते हैं, और दूसरे एज पे दूसरे का सरफेस पे चिपका देते हैं, तो 2 मेटल प्लेट ग्रो करा देते हैं। समझ गए ना? मेटल प्लेट आप इलेक्ट्रोप्लेटिंग से भी बना सकते हो, मतलब ऐसे स्प्रे कर दो, ऐसा एल्यूमिनियम पीसो, उसको गर्म कर दो, मोल्टन हो गया, और फिर उसको एक स्प्रे से बन गया एल्यूमिनियम का एक पाउडर का एक लेयर आ गया, वो हो गया, प्लेट बन गया। कैसे भी कर सकते। यहां पे एक प्लेट है, यहां प्लेट है, बीच में स्लैब है। तो जब भी कैपेसिटर के 2 प्लेट को चार्ज करोगे और बीच में एक स्लैब है, तो स्लैब अगर थोड़ा भी कंडक्टिंग हुआ, मतलब पुअरली कंडक्टिंग है, तो यहां से पॉजिटिव चार्ज निकल के, वैसे नॉर्मली 2 प्लेट के बीच में वैक्यूम अगर बोलोगे तो चार्ज ट्रैवल नहीं कर सकता, क्योंकि कोई रास्ता ही नहीं है जाने का। तो आपको एकदम ऐसे हवा में चार्ज इधर प्लस क्यू है उधर माइनस क्यू है, लेकिन बीच में स्लैब रख दिया और स्लैब में मान लो जैसे पानी भर दिया। अब पानी तो नॉन कंडक्टर होता है, लेकिन मान लो उसमें 1-2 बिंदी भी सॉल्ट वाली है, समझ गए ना, 1 ग्राम सॉल्ट भी पड़ा हुआ है, तो उसके आयंस क्या करेंगे, इधर से इधर चार्ज को ट्रैवल, कंडक्टिंग हो गया वो। तो हमने लिखा कि यहां से यहां चार्ज मूव तब करेगा जब ये मीडियम कैसा है, कंडक्टिंग। और यहाँ पे देखो इसका क्या दिया हुआ, रजिस्टिविटी क्या दिया हुआ है, तो ये रो रजिस्टिविटी है। ये प्लेट का एरिया ए है, सेपरेशन डी है, ऐसा मान लेते, प्लेट का एरिया ए है। तो करंट पता लगाना है, करंट का फॉर्मूला V/R सुना है, V को Q/C कहते सुना है, R ये हो गया, ठीक है। या तो आप ऐसा बोलो कि जिस जगह का कैपेसिटेंस है उसी जगह का रजिस्टर लगा हुआ है इसमें। और ये मैंने एक बार आपको पहले सिखाया था कि कभी भी जैसा कैपेसिटर हो बिल्कुल उसी जगह का ही रजिस्टर हो, तो R/C का वैल्यू कुछ याद है, R, हाँ, रो एप्सिलॉन नॉट के हो जाता है, या रो एप्सिलॉन नॉट हो जाता है। वहां पे के हमने डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट नहीं लिया था, ऐसे इन बच्ची को याद है। तो यहाँ पे R/C को रो एप्सिलॉन नॉट के लिख दोगे, सेम आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर नहीं लिखना तो मैं लिख के बताता हूँ कि Q का वैल्यू Q है, कैपेसिटेंस का वैल्यू और रेजिस्टेंस का वैल्यू रो L/A। नहीं समझे? ये कितना लेंथ है, यहां से यहां के बीच में करंट किधर से किधर फ्लो कर रहा है, इस प्लेट से इस प्लेट, तो कितना लेंथ ट्रैवल करेगा, तो रेजिस्टेंस का आंसर हो गया रो L/A, क्रॉस सेक्शन एरिया ए है, यहां रख दिया। तो डी और ए आपस में कैंसिल हो गए, आंसर आया Q/, ये करंट का आंसर। बढ़िया, R/C का वैल्यू एक बार मैंने आपको पढ़ाया भी है, मतलब सेम सेम सवाल। देखो मैं अगर आपको फिर से सवाल पूछूं
एक स्फीयर है रेडियस ए का, दूसरा स्फीयर है रेडियस बी का, इनके बीच में एक मीडियम भर दिया और उस मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के और रेजिस्टिविटी रो है। जैसे ही रेजिस्टिविटी रो दिया मतलब आपको ये मानना है कि ये मीडियम थोड़ा थोड़ा कंडक्टिंग भी है, और अगर ये प्लेट को पॉजिटिव और ये प्लेट को नेगेटिव बोल दे तो पॉजिटिव से नेगेटिव ऐसे चार्ज फ्लो करके न्यूट्रलाइज करने लगेगा। सवाल पूछे तो बताइए इसमें करंट कितना फ्लो कर रहा है। तो मैंने आपको सिखाया था कि ऐसे दो प्लेट के बीच का कैपेसिटेंस जो होता है और दो प्लेट के बीच का जो रेजिस्टेंस होता है उनका प्रोडक्ट हमेशा यही वाला टर्म होता है, क्योंकि यहां डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के भी दिया हुआ है तो एप्सिलॉन नॉट की जगह एप्सिलॉन नॉट के हो गया। वरना मैंने एक बार सिखाया था R इंटू सी इक्वल टू रो इंटू एप्सिलॉन नॉट होता है। ये तब होता है जब बिल्कुल सेम शेप हो, बिल्कुल एक जैसे हो, समझे क्या? तो उसको के भी लिख देते हैं। तो आप सिंपल यही लिख सकते हो कि यहां पे चार्ज Q है और डिवाइडेड बाय क्या होने वाला RC, और RC का प्रोडक्ट क्या आने वाला है। इसका मतलब है हर केस में आंसर क्या आ जाएगा लीकेज करंट का, यही। अगर दो स्फीयर के बीच में भरा तो भी यही आएगा, और अगर दो प्लेट के बीच में करा तो भी यही आएगा, दो सिलेंडर के बीच में भर दिया तो भी यही आंसर, हर केस में सेम आंसर आएगा। लेकिन लीकेज करंट पूछ लिया इसलिए मैंने ऐसा कर दिया। चलिए अब आ जाते हैं वापस इसमें अपने कौन से कैपेसिटर वाला सर्किट सॉल्विंग में। इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, कैपेसिटेंस 2 माइक्रोफैरेड दिया, ड्रॉप्स टू 1/3 ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू इन 4.4 माइक्रोसेकंड। ये कैपेसिटर देखो, व्हेन अ प्लेट्स आर कनेक्टेड बाय थिन वायर, मुझे बताओ एक कैपेसिटर के प्लेट्स को आपस में कनेक्ट करने से वो क्या होने लगेगा, इसलिए इसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रहा है, डिक्रीज या इंक्रीज, कितना डिक्रीज कर रहा है। तो टाइम का आंसर क्या आना चाहिए, RC। ये देखो आंसर हो गया, समझ गए क्या? क्वेश्चन क्या पूछा है, C का वैल्यू दिया है क्या, टाइम का वैल्यू दिया है, रखते हैं। टाइम का वैल्यू कितना है 4.4 इंटू 10 का पावर -6। R का वैल्यू पूछा है, C का वैल्यू -6, ln3 का वैल्यू अभी अभी लिखा था 1.09। चलो इसको इधर कैंसिल कर देते तो 2.2 इक्वल टू R इंटू 1.0, ये 1.1 जैसा ही लग रहा है, क्या आंसर आएगा 2 ओम हो गया। देखिए क्या ऑलमोस्ट हुआ है, हाँ। तो 4 ऑप्शन में काम चल जाएगा। हाँ, थिन वायर क्यों लिखा है, थिन वायर में रेजिस्टेंस ज्यादा होता है, समझे क्या? अगर थिक वायर लिखा है तो उसमें रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल लेना होता है। जैसे बोला बैटरी और कैपेसिटर के बीच में थिक वायर लगा दिया, अरे तो रेजिस्टेंस कम करने को बोल रहा, बहुत कम हो जाएगा, फटाफट बढ़ेगा। लेकिन मतलब थिन वायर लिखने का मतलब रेजिस्टेंस है, समझ रहे हैं? डिस्चार्जिंग सर्किट में रेजिस्टेंस है, इसलिए टाइम लग रहा है इसको डिस्चार्ज होने में। ये खुद कर लेना भाई। लिखो कैपेसिटर 100 माइक्रोफैरेड का है, बैटरी कितने वोल्ट की लगाई 6 वोल्ट की लगाई है, रेजिस्टेंस 20 किलो ओम का लगाया 4 सेकंड तक। अभी कैपेसिटर को बैटरी से लगाएंगे तो चार्जिंग बोले डिस्चार्जिंग, चार्जिंग। अब बैटरी हटा दी, 4 सेकंड तक चार्ज होने दिया, समझ गए क्या? तो 4 सेकंड बाद जो चार्ज होगा वो चार्जिंग वाले का फाइनल चार्ज है। लेकिन अगर बैटरी हटा के सीधा वायर से कनेक्ट कर देंगे तो उसके आगे का सर्किट डिस्चार्जिंग हो जाएगा। तो डिस्चार्जिंग का इनिशियल चार्ज, चार्जिंग वाले का फाइनल, समझ गए क्या? तो 4 सेकंड बाद का जो चार्ज निकलेगा वो आगे के सर्किट के लिए इनिशियल चार्ज है। तो Q0 e⁻t/RC से आगे का सर्किट सॉल्व कर लेंगे। फिर पूछा 4 सेकंड बाद आंसर बताओ, समझ गए क्या? थिक वायर क्यों लिखा है, क्योंकि थिक वायर लगा रहे मतलब सर्किट में जो रेजिस्टेंस है उसी को रेजिस्टेंस लेना है, इस वायर का अपने आप कोई और रेजिस्टेंस ऐड नहीं करना, समझे क्या?
तो पहले आरसी सर्किट में जो आर है वही बाद के डिस्चार्जिंग में भी वही रेजिस्टेंस आर लेना होगा। इसको थोड़ा सॉल्व करना मैं सिखाता हूं आपको, लेकिन आप मतलब जान जाओगे तुरंत, इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं। कैपेसिटर दिया हुआ है हैविंग चार्ज 20 माइक्रोकूलम is discharged through a wire of resistance 5 ohm. Find the heat dissipated in the wire between 25 to 50 microsecond after capacitation. कनेक्शन होगा ये, मूव ऑफ कर दो। कनेक्शंस आर मेड, मतलब कैपेसिटर चार्ज कर रखा है, इसमें +20 चार्ज है, इसको हमने एक रेजिस्टेंस के थ्रू, तो क्या होने लगेगा, ये डिस्चार्ज होगा। तो टाइम 2 दिए हुए हैं, कह रहा है डिस्चार्जिंग के 25 से 50 माइक्रोसेकंड के बीच में कितना हीट बनेगा। ठीक है, तो हीट का फॉर्मूला कोई बताए, जूल हीटिंग में हमने पढ़ा हुआ है, बोलो। I² R इंटू टाइम। इसको dt क्यों लिखा है, क्योंकि करंट कांस्टेंट नहीं है। क्यों कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि करंट भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन था। कुछ याद आया, रखते हैं वैल्यू, ध्यान से देखना। I का फंक्शन था Q0/RC e का पावर -t/RC, इसका होल स्क्वायर हो गया इंटू R dt, इंटीग्रेशन T1 से T2, होल स्क्वायर लिखा है, स्क्वायर कर रहे हैं। Q0² अपॉन R से R एक कट जाएगा, RC² e का पावर -2t/RC dt, इंटीग्रेशन T1 से T2। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। Q0²/RC² ब्रैकेट, ये जो इंटीग्रेशन होता है ना, इसमें जब कोई चीज मल्टीप्लाई होती है तो इंटीग्रेशन में डिवीजन में चली जाती है, तो डिवाइड में लिखेंगे 2/RC, मतलब 2/RC। आप समझ गए कैसे लिखा, न्यूमरेटर में लिखना 2/RC, यहां लिखा -2t/RC। तो इस t की अलावा क्या लिखा हुआ है, इसको डिनोमिनेटर में डालना है, तो -2 डिनोमिनेटर पे चलेगा, आरसी पलट के ऊपर आ गया। ठीक है क्या, और आगे जो ई होता है उसका इंटीग्रेशन सेम हो जाता है, मतलब कांस्टेंट एक बार नीचे भेजा तो ई का आंसर ई है, तो आंसर क्या लिख दें, ई का पावर -2t/, और लिमिट क्या, बस इसको लिखना है, इसको बाहर भेज देते हैं। तो आर से आर कट गया, सी से सी भी कट गया, तो Q0²/2C, -1 चल रहा है, तो e⁻² -2t1/RC -e⁻²। अब इसमें सारे वैल्यूज हमको गिवन है। आर का वैल्यू दिया है 5 दिया हुआ है, और Q0 का वैल्यू गिवन है 20 दिया हुआ है, कैपेसिटर का वैल्यू दिया है, तो आर और सी का वैल्यू दिया है। टाइम के दो दो वैल्यूज दिए हुए हैं, एक 25 दिया और एक 50, इधर 25 लिख रहा है, इधर 50 लिख रहा है। Q0 का वैल्यू, सी का, सारे वैल्यूज गिवन है, तो रखेंगे तो कुछ आंसर आ सकता है, बट वो थोड़ा सॉल्व करके देखना पड़ेगा, ज्यादा उसमें स्ट्रेस मत लेना। लेकिन ये कैलकुलेशन में इंटीग्रेशन करके मैंने दिखा दिया, हालांकि इस तरह के सवाल आने का चांस कम है, फिर भी एक हीट वाला, एक पावर वाला अभी अगला सवाल करेंगे, वो अच्छा होता है, उसको देखना, वो फेमस सवाल है। बट एक दो दिन के बाद आपको बेटर सोल्यूशन मिलने लगेंगे। अगर जेई का पूरा इस साल का पेपर देखना चाहते हो तो हमेशा देखना चाहिए पेपर, उससे आइडिया लगता है कि जिस तरह के क्वेश्चंस पूछ रहे हैं उसका क्या लेवल चल रहा है, मतलब किस तरह के, कौन सा फॉर्मूला लगाने का सवाल। नॉर्मली जो चैप्टर तुमने पढ़े हुए या रिसेंटली पढ़े हुए, उनको जरूर जज करना चाहिए कि ये कोई नई चीज तो नहीं पूछ रहे हैं, कोई ऐसा चीज तो नहीं है। फोन रख दो बच्ची है, छुपा रही है, पता चल गया। हाँ, करे कैसे पता चल गया, बहुत ही चालू है। पढ़ो।
पढ़ लिया? ठीक, मतलब मुझे ये कहना पड़ता है कि पढ़ो तब अच्छा। फाइंड द रेट ऑफ एनर्जी स्टोर्ड। एनर्जी स्टोर्ड का कोई फॉर्मूला बोलो कैपेसिटर में, चार्ज के टर्म्स में बोलो, क्योंकि चार्ज बदलता है ना भाई। हाँ, तो एनर्जी का फॉर्मूला है Q²/2C। रेट ऑफ एनर्जी पावर जैसा फैक्टर होता है, रेट ऑफ एनर्जी, समझ गए ना? रेट ऑफ हीट लॉस भी पावर होता है, I²R V²/R, वो पावर जैसे होते हैं। और रेट ऑफ एनर्जी स्टोर्ड भी पावर है, कोई भी किसी भी एनर्जी का रेट पावर जैसा। तो अगर इसका यूनिट पूछेंगे तो क्या बोलोगे? जूल बोल दोगे, वाह। पावर का यूनिट जूल है, यूनिट एंड डायमेंशन को कहा जाओ तुम लोग, हाँ जूल पर सेकेंड बोलेंगे, वॉट हो जाएगा। ये Q²/2C है, ये तो ये एनर्जी है, लेकिन हमको क्या पूछा है? रेट कैसे निकालते किसी का भी? तो रेट को मैंने पावर लिख दिया और इसको du/dt लिख दिया, ठीक है? मतलब ऐसा टर्म आ गया जो अभी तक फॉर्मूला बनाया नहीं था तुमने, लेकिन तुमको आइडिया है कि एनर्जी का फॉर्मूला पता है, तो उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो रेट का फॉर्मूला आ जाएगा, समझे क्या? तो ये तो किसी भी चैप्टर में किसी के डायमेंशन, किसी भी प्रॉपर्टी के लिए बोल सकते हैं कि फॉर्मूला जिसका पता था वो नहीं पूछा, क्या पूछ लिया? उसका रेट बता दो, तो फॉर्मूला जो पता था उसको क्या कर दोगे? डिफरेंशिएट कर दो यार, आ जाएगा, समझ गए क्या? जैसे बोला करंट का फंक्शन हमें पता है चार्जिंग डिस्चार्जिंग में, बोल रहा रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट बताओ। करंट का फंक्शन एक बार डिफरेंशिएट करो, चार्ज को डिफरेंशिएट करा तो रेट ऑफ चार्ज आया था, करंट हो गया था। करंट को डिफरेंशिएट करोगे रेट ऑफ करंट आ जाएगा, ठीक है? तो ये पावर जैसा टर्म है, इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं, Q² डिफरेंशिएशन होगा। Q² का डिफरेंशिएशन क्या है? तो आप बोलोगे 2Q dQ/dt, और 2C नीचे और है। Q/C डायमेंशनली क्या होता है? हाँ समझ गए, पता नहीं कैसे। Q/C V होता है, और dQ/dt डायमेंशनली क्या होता है? आई। तो V इंटू आई किस जैसा लग रहा? पावर जैसे ही लग रहा है, V इंटू आई, याद आ गया? V इंटू आई वही टर्म है। V किसका है? कैपेसिटर का। I किसका है? कैपेसिटर का। तो किसकी पावर दिखा रहा है? कैपेसिटर की पावर दिखा रहा है। अगर वोल्टेज रजिस्टर का लोगे, करंट भी रजिस्टर का लोगे, तो किसकी पावर दिखाएगा? रजिस्टर की। बैटरी का वोल्टेज, बैटरी का करंट लोगे तो किसकी पावर दिखाएगा? बैटरी की। सिंपल बात है भाई, कभी भी V इंटू आई बनता है फॉर्मूला। किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस में तुम्हें पावर चाहिए तो देख लो उसके ऊपर कितना वोल्टेज है और उसमें कितना करंट घुस रहा है, बस पावर आ गया। उसमें करंट घुसेगा तो पावर लॉस कर रहा है, अगर करंट खुद फेंक रहा है, मतलब करंट घुसेगा तो पावर कंज्यूम कर रहा है, और करंट अगर बाहर फेंक रहा है तो अपनी एनर्जी लॉस कर रहा है, ठीक है? तो ये हो गया Q/C। Q/C और dQ/ उसको हमने क्या लिख दिया? ये कैसा कैपेसिटर लिखा है? चार्जिंग कैपेसिटर का चार्ज का फंक्शन हमें पता है क्या? तो पावर लिख रहे हैं, P इज, बोलो EC(1 माइनस) और आगे ठीक है, मल्टीप्लाई कर दे तो E 2 बार हो गया E/R, ये C भी डिवाइडेड में है ना, देखा क्या? Q/C। तो आप देखोगे तो ये आपको क्या दिख रहा है? देखो ये पावर के ऐसे ही फॉर्मूले आते थे कि नहीं? V²/R, E²/R वैसे ही बन रहा है ना, तो डायमेंशनली पहचाना हुआ लग रहा है ये। और इधर चल रहा है e⁻⁻t/RC माइनस e⁻⁻2t/RC। ये फंक्शन हो गया। सवाल पढ़ लो, क्या पूछा है? पावर का वैल्यू टाइम t पे बताओ। ये आ गया, देखो रेट ऑफ एनर्जी स्टोर्ड एट टाइम, ये हमारा फंक्शन हो गया, ये हमारा आंसर है। ज्यादा मुश्किल नहीं है, जो फंक्शन हुआ करता था, मतलब जो चार्ज का फंक्शन होता था उसी को हमने क्या कर दिया है? डिफरेंशिएट कर दिया, और फिर जो टर्म आए उसको लिख दिया। करंट का फंक्शन हमें अलग से पता है, चार्ज का फंक्शन पता है, सब रख दिया, आंसर आ गया, ठीक है? अब क्वेश्चन ये है कि इसका आंसर मैक्सिमम कितना होगा और कब होगा? क्वेश्चन पूछा है, देखो क्या लिखा है, फाइंड इट्स मैक्सिमम वैल्यू। यानी ये फंक्शन कुछ ऐसा है जो मैक्सिमम आंसर दे सकता है। ये बड़ा अच्छा फंक्शन है। देखो इसमें अगर t इक्वल टू 0 डालें तो ये भी 1 हो जाएगा और ये भी 1 हो जाएगा, तो 1 माइनस 1 तो पावर 0 हो जाएगी, ठीक है? t टेंडिंग टू इंफिनिटी डालो तो ये अलग से 0 हो जाएगा, वो भी अलग से 0 हो जाएगा, क्योंकि माइनस t वाला 0 हो जाता बाद में। तो इंफिनिटी पे ये भी 0, इंफिनिटी पे ये भी 0, दोनों 0, 0 माइनस 0 क्या? तो यहां भी आंसर 0 और वहां भी आंसर 0, तो हर समय 0 थोड़े ना चल रहा है। इसका मतलब फंक्शन अगर ऊपर गया तो
नीचे जरूर आएगा, बीच में क्या मिलेगा, मैक्सिमम फंक्शन पॉजिटिव है। ठीक है, लेकिन थोड़ा दिमाग लगाना, अगर ये जैसे ये 1 माइनस, इसको मैं x मान लूं तो ये टर्म भी x है, समझ गए क्या? तो मैं अगर थोड़ी देर के लिए ऐसे बोल दूं, ई स्क्वायर बाय आर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, और x हमने किसको माना है, इसको x मान लिया, तो ये क्वाड्रेटिक जैसा हो गया। अब इसको डिफरेंशिएट कर देते, किसके रिस्पेक्ट में, जिसकी मर्जी उसके रिस्पेक्ट में कर दो। क्या इसका डिफरेंशिएशन करने के बाद 0 कर देंगे तो मैक्सिमा मिनिमा का आइडियल है। तो मैंने लिख दिया dp बाई dx, x का फंक्शन है, इक्वल टू 0, ई स्क्वायर बाय आर बाहर, x का डेरिवेटिव 1, एक्स स्क्वायर का 2x इक्वल टू 0 करा तो 1 माइनस 2x इक्वल टू 0, x का वैल्यू आया। हमने लेकिन x माना किसको था, यहां लिख रहा हूं ई रेस्ट पावर माइनस टी बाई आर सी इक्वल टू, जब ये ऐसा दिखे तो टाइम का वैल्यू आर सी एल एन टू। ठीक है, देखो कैसे लिखते हैं, ये ई हटाएंगे एल एन आ जाएगा, तो माइनस टी बाई आर सी इक्वल टू एल एन 1/2, माइनस हटाया तो पलटना है, तो टी बाई आर सी इक्वल टू एल एन 2/1, तो टी का वैल्यू क्या आया, आर सी एल एन 2। चलो ये हो गया हमारा टाइम का वैल्यू, लेकिन क्वेश्चन में ये नहीं पूछा कि किस टाइम पर मैक्सिमम, वो हमने निकाल दिया है, सवाल में नहीं पूछा। सवाल में क्या पूछा, मैक्सिमम वैल्यू बताओ, बताओ एक्स का वैल्यू क्या आया था, तो यहां एक्स की जगह क्या लिख देंगे, जिस पॉइंट पर मैक्सिमम आया उसका वैल्यू निकाल के रख दो, तो पी का आंसर अपने आप मैक्सिमम हो जाएगा। तो एक्स की जगह क्या लिख रहे हैं, और एक्स स्क्वायर की जगह 1/2 माइनस 1/4, तो मैक्सिमम आंसर क्या आ गया, यहां लिख देते हैं P इज मैक्सिमम एट ई रेस्ट पावर माइनस टी बाई आर सी इक्वल टू, तो यहाँ पे ई रेस्ट पावर टी बाई आर सी को 1/2 लिख रहे हैं, इस वाले को भी 1/2, 1 माइनस 1/2 हो गया 1/2, ये भी 1/2 इंटू 1/2 इज 1/4। क्या आंसर लिखा, आर सी एल एन टू। कुछ है क्या, हाँ अब आया, इसको केवल पढ़ लो। अच्छा वैसे पढ़ने नहीं वाले थे। कैपेसिटर 2.5 माइक्रोफैरेड इज चार्ज थ्रू अ सीरीज रजिस्टर ऑफ 4 मेगा ओम, मेगा मतलब 10 का पावर 6, और माइक्रो मतलब -6। अगर काट दे तो कितने सेकंड का टाइम टाइम कांस्टेंट बन रहा है, अरे मेगा माइक्रो कट गए, मल्टीप्लाई करो, 2.5 को 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे लल्ला, अच्छा बताए भी नहीं सर, गलत बोला, पता चली गया। In what time the potential drop across capacitor will become 3 times that of resistor। बहुत ही आराम से सॉल्व होने वाला सवाल है, बिल्कुल पेन लगा, मतलब सॉल्विंग नहीं करना, दिमाग में उठाएंगे। बैटरी का वोल्टेज किसको किसको मिलता है, कैपेसिटर को और रजिस्टर में डिवाइड होता है। जैसे बैटरी का वोल्टेज ईएमएफ जो होता है वो एक्सटर्नल और इंटरनल में डिवाइड होता था, अभी किस में डिवाइड हो रहा है, कैपेसिटर और रजिस्टर में डिवाइड हो रहा है। मान लो बैटरी 10 वोल्ट की है, तो अगर इनिशियली इसको 0 वोल्ट देते तो 10 का 10 इसको मिलता है, जब इसको 2 वोल्ट मिलता है तो इसको 8 हो जाता है। इसलिए कैपेसिटर में चार्ज बढ़ता जाता है और करंट कम होता है, इसका वोल्टेज कम हो रहा है, इसका वोल्टेज बढ़ रहा है, सेंस बना गया। बैटरी का वोल्टेज फिक्स रहता है। इसमें लिखा है कि कैपेसिटर का वोल्टेज बिकम्स 3 टाइम्स ऑफ, मतलब कैपेसिटर का अगर रजिस्टर का वोल्टेज x लिख दूं 3x हो जाएगा। जरा x का वैल्यू बताओ, ये दोनों मिला के ये है, हाँ, तो x का वैल्यू क्या आया, 4x इक्वल टू v, तो x का वैल्यू 4x इक्वल टू v, 4x इक्वल टू v, तो x का वैल्यू 4x इक्वल टू v, x का वैल्यू कितना है वो नहीं बताएंगे, v/4। x किसका वोल्टेज है, रजिस्टर का वोल्टेज, अगर x है तो रेजिस्टेंस का करंट x/r चलेगा, x/r। अच्छा आपको याद है करंट का फंक्शन कैसा होता था चार्जिंग सर्किट में, कैसा,
डिक्रीजिंग वाला कि इंक्रीजिंग वाला? हाँ, डिक्रीजिंग वाला। करंट का फंक्शन डिक्रीजिंग वाला है, करेक्ट। अच्छा मुझे बताओ, अगर बिल्कुल शुरुआत में बोलेंगे तो वोल्टेज कितना होगा रजिस्टर पे? बिल्कुल शुरुआत में, यानी कि कैपेसिटर बिल्कुल खाली है तो V है, और बाद में कितना हो गया? V/4। V से V/4 होने का टाइम बताओ। हाँ हाँ, RC/ln/4 आंसर आ गया। फंक्शन पकड़ना कौन डिक्रीजिंग है, समझ गए क्या? हमने कैपेसिटर के चार्ज से क्यों नहीं किया? रहे वो इंक्रीजिंग, उसमें 1 माइनस लगाना पड़ता है। जो डिक्रीजिंग है केवल उसके ही फंक्शन पकड़ना, वो RC/ln पकड़ते हैं। RC/ln2, RC/ln3, वो डिपेंड करता है कितना नंबर डिके हो रहा है, कितना नंबर डिवाइड करना है। तो इनिशियली वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर क्या है, आप पहचान लो। इनिशियली कैपेसिटर खाली रहता है तो सारा वोल्टेज किसको मिलेगा? इस पे तो चार्ज ही नहीं, इसका वोल्टेज 0 है, तो सारा किसको मिलेगा? तो इसका वोल्टेज क्या हो गया? पूरा दो ना, V हो गया। बाद में बोल रहा है कि 1:3 है, इसका मतलब ये V/4 हो गया, ये 3V/4। तो ये पहले कितना था और बाद में? तो V से V/4 होने के लिए घट रहा है ना वैल्यू। तो हर डिक्रीजिंग फंक्शन V से V/4, V से V/3, Q से Q/3, I से I/3, जो भी नंबर पे डिवाइड करोगे ln के अंदर वही फ्रैक्शन पलट के आ जाएगा, समझ गए? तो आंसर क्या हो गया? RC/ln4, लेकिन 4 तो हमें दिया नहीं है। हाँ, तो RC/2ln2। अच्छा, RC का वैल्यू अभी भी निकाला, 10 हो गया, देख लो आप, मल्टीप्लाई करेंगे, मेगा और माइक्रो कट गए। ln का वैल्यू कितना दिया है? 0.693, मल्टीप्लाई कर देते हैं। हाँ, तो 13.86, ये क्या 13.86 आ गया इन व्हाट टाइम? ठीक है, हाँ, डर गया था मैं। अर्थिंग का मतलब क्या होता है? अर्थिंग का मतलब पोटेंशियल। तो यानी ये नीचे वाले पॉइंट का वोल्टेज 0 है और ऊपर वाले पॉइंट का मतलब ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे कितना बड़ा बैटरी लगा हुआ है? 18 वोल्ट का बैटरी लगा हुआ है, ठीक है। अब ये सर्किट को पहचानना थोड़ा ध्यान से, बहुत ही अच्छा सवाल है ये, ठीक है। बट इसमें टाइम का फंक्शन नहीं दिया है, तो अब हम लोग स्टेडी स्टेट वाले सवाल एक दो सॉल्व कर रहे हैं। ये स्टेडी स्टेट वाला सवाल है, पढ़ते हैं, ठीक है। स्टडी द डायग्राम, मार्क द करेक्ट ऑप्शन। द पोटेंशियल ऑफ पॉइंट A with respect to point B when switch S is open is -6 volt। इसमें टाइम दिया हुआ है क्या, कि किस टाइम पे पूछा गया है? टाइम नहीं दिया तो आपको क्या मान के चलना है कि स्विच S ओपन है और बहुत देर तक ओपन ही है, और सर्किट में जो होना था हो गया, मतलब जो चार्ज जाना था चला गया, जो होना था खत्म हो गया। तो बताओ, अगर बैटरी से करंट निकलेगा, आपको समझ में आ रहा है? बैटरी 18 वोल्ट की लगी हुई, तो करंट ऊपर से नीचे की तरफ आएगा सर्किट में, ठीक है। लेकिन कैपेसिटर क्या हो चुके हैं? पूरे चार्ज हो चुके हैं, तो किस रास्ते से करंट चल के आ सकता? तो आप पॉसिबल रास्ता देखो कि बिना कैपेसिटर को पास किए हुए क्या रेजिस्टेंस के थ्रू चल के वापस आ सकते हैं सर्किट में? तो बताइए, उस केस में ये दोनों रेजिस्टेंस आपको किस कनेक्शन में दिखेंगे? सीरीज में। तो सीरीज में 9 ओम का रेजिस्टेंस हो गया, 18 वोल्ट की बैटरी, कितना करंट फ्लो हो रहा होगा? 2, ठीक है। अच्छा, लेकिन क्वेश्चन ये पूछा है कि ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, ठीक है। अच्छा बताओ, ये दोनों कैपेसिटर भी किस में रहे होंगे? क्योंकि रास्ते से कोई भी करंट बी से ए जा सकता है क्या? क्यों नहीं जा सकता? स्विच ओपन है, मतलब जब भी करंट गया भी होगा तो ये दोनों कैपेसिटर सीरीज में रहे होंगे कि पैरेलल में? एक के आगे एक रहे, बीच में से कोई ब्रांचिंग नहीं हो रही, तो दोनों कैपेसिटर भी सीरीज में कितना कैपेसिटेंस हो जाएगा इनका? हाँ, 6 और 3 है तो 2 माइक्रोफैरेड हो गया, बहुत बार आया है ये। तो ये दोनों कैपेसिटर मिलके कितना हो गए? 2 माइक्रोफैरेड हो गया। और ये दोनों रेजिस्टेंस मिलके
तो 18 वोल्ट की बैटरी है, तो इधर से कितना करंट फ्लो होते हुए जा रहा होगा? 2 एम्पियर करंट फ्लो होता जा रहा होगा। अच्छा, यहां कितना चार्ज फ्लो होने के बाद रुक गया होगा? क्योंकि 2 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर 18 वोल्ट की बैटरी में लगा है, तो इधर कितना चार्ज गया होगा? सीवी करो, सीवी करो। तो इस पे कितना चार्ज है, इस पे कितना है? सीरीज में चार्ज सेम होगा, अलग अलग होगा? तो इस पे भी 36 चार्ज, इस पे भी 36 चार्ज, इसका 2 एम्पियर करंट, इसमें भी 2 एम्पियर करंट। ठीक है, अब क्वेश्चन पूछा है कि पोटेंशियल डिफरेंस बताओ ए और बी का। अब जो 2 पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस पूछते हैं, तो मैं ना एक पॉइंट से चल के दूसरे पॉइंट तक पहुंच जाता हूं, और फिर जितना भी पोटेंशियल दोनों के बीच में डिफरेंस आएगा उसको ऐड कर देंगे। चलो दूसरी तरीके से करते हैं। ये वाला पॉइंट ऊपर वाला कितने वोल्ट का है? 18 वोल्ट से यहां जा रहे हैं, तो कौन सा प्लेट पॉजिटिव दिख रहा होगा इस कैपेसिटर का? ऊपर वाला पॉजिटिव है, नीचे वाला नेगेटिव है, तो ऊपर से नीचे जंप करेंगे तो वोल्टेज कम हो जाएगा कि बढ़ जाएगा? कम हो जाएगा। 36 का चार्ज है और 6 का कैपेसिटर है, वोल्टेज कितना है? 36/6। कैसे करा, कैसा करा? फॉर्मूला क्या लगाया? Q/C। कभी सुना नहीं होगा। Q चार्ज 36 है और कैपेसिटेंस कितना दिया हुआ है, तो B पर पहुंचने पर ये कितने वोल्टेज का जंप लग रहा है हमें? 6 वोल्ट का, लेकिन 6 वोल्ट डाउन हो रहे, तो 18 वोल्ट से 6 वोल्ट डाउन आ गए। ऊपर वाला पॉइंट कितने वोल्ट का देखो, 18 से यहां पहुंचे, ऊपर का प्लेट 18 वोल्ट का है, उससे नीचे वाला प्लेट कितने वोल्ट डिक्रीज कर गया, तो 18 फ्लोर से 6 फ्लोर नीचे आ जाओ, कितने फ्लोर पे पहुंच गए? तो बी पॉइंट कितने वोल्ट का है? 12। समझ गए क्या? अब इधर से इधर आते हैं, इधर से इधर आते हैं। इसमें भी करंट नीचे जा रहा है, यानी यहां पे भी पोटेंशियल डिक्रीज कर रहा होगा। रेजिस्टेंस कितना है? IR बोलो। तो यहां से यहां तक पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? ये 18 है, तो यहां लिख दिया 6 वोल्ट और यहां लिख दिया 12 वोल्ट। 6 और 12 के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस लिखेंगे? कौन सा हायर है? बी पॉइंट। तो हम लिख दे, अगर VB माइनस VA पूछा गया तो हम +6 वोल्ट लिख देंगे। समझे क्या? पोटेंशियल डिफरेंस पूछा है तो हमेशा प्लस ही बोलना है। आपको कोई सीक्वेंस नहीं दिया किसमें से किसको माइनस करना, हमेशा बड़े से छोटा माइनस करो। लेकिन अगर इसमें लिखा रहता है, लिखा है क्या? हाँ, पोटेंशियल ऑफ पॉइंट ए विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट बी इज -6। विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट बी का मतलब है, ऐसा थोड़ी देर के मान रहे कि पॉइंट 6 को अगर पॉइंट ये जो बी वाले को अगर 0 माने तो ये वाला -6 आ जाएगा। हो सकता है ऐसी सही बात कर रहा हूं। तो VB, ये तो हमने तो सही लिखा है, लेकिन इसमें ये पहला वाला ऑप्शन सही हो सकता है, पोटेंशियल ऑफ पॉइंट ए विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट बी। तो ये तो रिलेटिव वेलोसिटी जैसा कहानी हो गया कि मतलब रिलेटिव मोशन में कैसे करते थे? वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, तो क्या करते थे? किसको किससे माइनस करते थे? तो यहां पे पोटेंशियल ऑफ पॉइंट ए, तो हमको क्या पूछा गया सवाल में? VA माइनस, तो आंसर क्या आ जाएगा? ऐसा पूछा गया तो ये आंसर सही हो जाएगा, मतलब ए वाला ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं। पॉइंट A एंड B आर एट सेम पोटेंशियल व्हेन S इज ओपन। ये तो गलत हो गया, S तो ओपन है तो अलग अलग आ रहे हैं भाई आंसर में। अगर क्लोज करेंगे तो दोनों सेम हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि बिना रेजिस्टेंस का वायर अगर 2 पॉइंट के बीच को कनेक्ट कर रहा है तो चार्ज जाए ना जाए, करंट जाए ना जाए, हमेशा वोल्टेज सेम। रेजिस्टेंस है ही नहीं ना, तो अगर क्लोज कर देंगे तो पोटेंशियल सेम हो जाएगा। ठीक है, तो लिखा हुआ चार्ज फ्लोज थ्रू स्विच व्हेन इट इज क्लोज्ड इज 54, फाइनल पोटेंशियल ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड व्हेन स्विच S इज क्लोज्ड एट 8 वोल्ट। ये भी करते हैं क्योंकि यहाँ 0 वोल्ट है तो उससे पता चल जाएगा हमें। स्विच क्लोज कर दिया, उससे पहले ये 36 चार्ज है, ये समझ में आ गया था। अच्छा, स्विच क्लोज कर देंगे तो इधर से चार्ज, सर्किट फिर से बदल जाएगा। बदलने से क्या होता है कि इधर से और एक्स्ट्रा चार्ज आए या नहीं आए, यहां से चार्ज जरूरी नहीं कि सारा इधर से जाए। मतलब अब इन दोनों को सीरीज लेना पॉसिबल, क्योंकि रास्ता अगर कट गया तो जरूरी नहीं दोनों का चार्ज सेम रहे। एक लाइन में जरूर दिख रहे हैं लेकिन चार्ज सेम रहे जरूरी नहीं, क्योंकि इधर से चार्ज उधर से घूम के जा सकता है। ठीक है, लेकिन मान लो थोड़ी देर तक चार्जिंग डिस्चार्जिंग होने के बाद फिर से स्टेडी स्टेट आ जाए। स्टेडी स्टेट किसको बोलते हैं? कैपेसिटर ब्रांच में करंट फ्लो
नहीं होता। तो मतलब ये कैपेसिटर ब्रांच में करंट फ्लो नहीं हो रहा, तो बैटरी से करंट निकल के वापस बैटरी में आने के लिए कोई रास्ता बचा क्या? रजिस्टर से अगर सारा करंट बाद में फिर से रजिस्टर से जाएगा, याद रखिएगा कि इनको ऐसे कनेक्ट कर दिया तो अब चार्ज इन दोनों का सेम है ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन एक बार इसमें जो चार्ज आ सकता था वो आ गया, इसका पेट भर गया, इसमें Q2 चार्ज आ गया, इसका पेट भी भर गया, तो फिर ये और चार्ज दोनों नहीं खाएंगे, ये दोनों और चार्ज नहीं खा रहे हैं, तो मतलब कि ये दोनों ब्रांच से कोई करंट फ्लो, उस समय जब बैटरी कोई करंट भेजेगा तो क्या क्या कोई और रास्ता है जहां से वापस बैटरी पर आ जाए? तो ये दोनों सीरीज नहीं दिख रहे, लेकिन जब स्टेडी स्टेट आ जाएगा रेजिस्टेंस उस समय भी सीरीज में होंगे। क्यों? क्योंकि कैपेसिटर ब्रांच से करंट फ्लो तो कहां से हो रहा है? और अच्छा, इधर से करंट आके इधर से जाके आ सकता है क्या? नहीं आ सकता, क्योंकि ये भी ब्लॉक कर देगा, तो इस रास्ते में कोई करंट फ्लो करेगा बाद में? नहीं। तो दोबारा स्टेडी स्टेट आ चुका है, दोबारा स्टेडी स्टेट आने के बाद करंट ये दोनों वापस सीरीज में। अब मुझे बताना कितना करंट होगा इसमें? 2 एम्पियर। क्यों? क्योंकि पहले भी ये सीरीज में थे तो 2 एम्पियर करंट था, अभी भी सीरीज में, तो कितना करंट है? 2 एम्पियर। इसमें अगर 2 एम्पियर करंट है तो इसको कितना वोल्टेज मिला हुआ है 2 एम्पियर से? बोलो यहां पे कितना मिला हुआ है? लेकिन ये स्विच क्लोज कर दिया तो क्या ऐसा लग रहा है कि ये कैपेसिटर के दोनों प्लेट इस रजिस्टर के दोनों एंड्स के बीच में कनेक्टेड? देखो आपको क्लोज लूप दिख रहा है, क्लोज लूप में दोनों के वोल्टेज का सम क्या होगा? या ये दोनों पैरेलल दिख रहे हैं? दो चीजें पैरेलल होती हैं, बहुत ही एंटी क्लाइमेक्स हो गया। तो प्यार का भूखा है ये क्या भाई? तुम लोग की तरह है नाराज हो जाता बीच बीच में, प्यार से समझाना पड़ता है। चलो तो आप पैरेलल पकड़ना, ये कैपेसिटर और ये रजिस्टर पैरेलल में हो गए हैं। अब क्यों हो गए हैं, कैसे पता चला? क्योंकि कैपेसिटर के एंड्स और रजिस्टर के एंड आपस में ही कनेक्टेड हैं। या फिर ऐसा बोलो, क्या ये क्लोज लूप बन रहा है? क्लोज लूप में कितने लोग हैं? दो लोगों का सम 0 हो गया, तो किसका वोल्टेज ज्यादा होगा? A प्लस बी इक्वल टू 0 कर दे, दोनों बराबर ही है ना। तो ये कितना वोल्ट है? तो इसको कितना वोल्ट मिला? 12 वोल्ट इसको मिलेगा। कैपेसिटेंस इसका C है, तो CV करो, बताओ कितना चार्ज है इस पे? मुश्किल कैलकुलेशन है। वोल्टेज 12 है, कैपेसिटेंस 6 है, 6 CV करना, C इंटू V कितना हुआ? 72। इसके पास पहले से चार्ज कितना था? अब कितना होना चाहिए? आपको दिखेगा कितना चार्ज एक्स्ट्रा आया होगा, दिख रहा है क्या? 36 था, 72 होना चाहिए, तो कितना एक्स्ट्रा आया? किधर से आएगा? आपको दिख रहा है ना, ये प्लेट पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, समझ गए? तो इधर से कितना आएगा, इधर से कितना जाएगा? एक रास्ते में एक ही चार्ज फ्लो करता है, इधर से 36 आया, इस पे बैठा, आगे से 36 निकल गया। अब इस प्लेट को देख रहे हैं, 6 वोल्ट का ये रेजिस्टेंस है, वो इसके साथ पैरेलल लगा हुआ है। 6 इंटू 3 करो, 18। यहां पे लिख दिया 18। 36 था, अब 18 दिख रहा है, क्या बोलोगे? 18 आ रहा होगा, 18 गया, यहां 18 लिख दिया। इस ब्रांच में कितना चार्ज फ्लो करेगा दिखाई दे रहा है? आपको दिखा गया? इधर से आया 36, इधर से आया 18, तो इधर से बी से ए फ्लो करेगा कि ए से बी? कितना हुआ? 54। ये थोड़ा सवाल हो गया। अब क्वेश्चन पूछा है कि ये कितना वोल्टेज हमने निकाला था? 6 वोल्ट। ये कितना वोल्ट है? और यहां पे 6 वोल्ट है, क्योंकि ये पोटेंशियल डिफरेंस 6 है, 0 से 6 ऊपर जाएंगे तो 6 दिखेगा, तो ये पॉइंट कितने का दिखेगा? तो 8 वोल्ट वाला आंसर सही हो गया क्या? कौन सा सही हो गया? ए और सी सही हो गए। अगर 6 लिखा रहता तो ये भी सही होता। एक सवाल ये भेज दूंगा, उसको कर लेना। एक और भेज देंगे, एक और भेज देंगे, लेकिन अभी इसकी थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे। स्टेडी स्टेट वाले सवालों की नेक्स्ट क्लास में लेके आऊंगा, ठीक है? संडे को अगर समय रहा तो एक एक्स्ट्रा क्लास कर सकते हैं, वो भी एडवांस वाली। लेकिन अभी जेई के पेपर हैं, उनकी रिकॉर्डिंग है, तो थोड़ा डाइसी हो सकता है।
यस सर।